जानते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सच कह रहा हूं, आपकी यही जो डर है ना, इसी डर का व्यापार होता है। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता है। आपको अपने साल भर, 2 साल, 4 साल से जो आपने पढ़ाई किया है उस पर आप अस्थिर नहीं होते हैं। आप ये नहीं मानते हैं कि हमको कुछ आता है। आपको भी कुछ ज्ञान है विद्यार्थी जी, 3 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल से आप पढ़ रहे हैं, तो आपसे भी कुछ ना कुछ बनता है। आप माहौल से घबरा जाते हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए। समझ गए? जो प्रश्न हमने आपको दिया है टेस्ट वगैरह में, यहां बैठा सभी विद्यार्थी 20-25 तरह के कंपनी का टेस्ट देता होगा। बहुत लोग देता है, समझ गए कि नहीं? बहुत लोग देता है। लेकिन आप ये महसूस करिए, भटकिए ज्यादा नहीं। जितना मेरा टेस्ट अभी 31 टेस्ट कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इस 31 टेस्ट के प्रश्नों को आप अच्छे से कमान करिए। समझ गए? बाकी जो लोग ब्रह्मास्त्र से जुड़े हैं 106 टेस्ट दिए हैं। इससे बाहर विद्यार्थी बहुत टेंशन आपको नहीं लेना है। इतना को ही अगर आप कमांड कर लिए हैं, या इतना को ही मान लीजिए कुछ लोग रटिए लिया है, टेक्निकल क्वेश्चन में तो जरूर बहुत अच्छा करेगा। नन टेक को तो आप लोग पारंगत हैं, बहुत सारे परीक्षा आप देते रहते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। हिंदी लगभग बन ही जाता है। इंग्लिश में मान लीजिए एक आध क्वेश्चन बनता है तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए, स्वाभाविक सी बात है। रीजनिंग में तो सब आपसे बनता है। जीके में आपको 5 क्वेश्चन बनता है, तब भी आप 85 नंबर पर पहुंच रहे हैं, 80 नंबर पर पहुंच रहे हैं। अब क्या चाहिए साहब, है कि नहीं? आइए, आज का पहला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? विद्यार्थी जी, हमारी जो सिंगल फेज मोटर होती है, आप जानते हैं उसमें हमारा यहां पर स्प्लिट फेज लगा होता है। हम स्प्लिट फेज के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, आपका ये रोटर, ये मेरी रनिंग वाइंडिंग, ये मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। एक्चुअली हमारी परेशानी जो होती है मोटर में स्टार्टिंग के समय होती है, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई देने के कारण हमारा स्टार्टिंग टॉर्क यहां पर 0 हो जाता है। आपका जो फ्लक्स है वो पल्सेटिंग नेचर का होता है, परिणामी फ्लक्स का मान 0 होता है, जिसके वजह से टॉर्क उत्पन्न ही नहीं हो पाती और ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेज को 2 भागों में बांटते हैं और आपकी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। यहां जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं कि जैसे ही हमारी रोटर अपने निर्धारित स्पीड के 75% तक पहुंच गई, तो ऑटोमेटिक मेरा ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाता है और मेरे स्टार्टिंग वाइंडिंग का संपर्क टूट जाता है। सिर्फ रनिंग वाइंडिंग की मदद से मशीन मेरा चलता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी मशीन के लिए रनिंग टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क से काफी कम हुआ करता है। उस समय हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका जवाब क्या होगा? मोटर जब 75% गति पकड़ ले तब स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करना, अलग कर देना। लेकिन याद रखिएगा, एक हमारी मोटर है जिसका नाम है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। और ये जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है विद्यार्थी, उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग अपने पंखे में कर रहे हैं, सीलिंग फैन में, मेज टेबल पंखे में, इन सारे जगहों पर क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मोटर एसी डीसी दोनों पर काम करती है? मोटे तांबे के तार की फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। कम्यूटेटर और ब्रश जो है वह आर्मेचर के स्रोत से क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे ही शब्द आ गया, बताइए, इन्होंने तो एक ही साथ सारा फोटो दे दिया। ये हमारी देखिए साहब, ये आपकी यूनिवर्सल मोटर है। इस यूनिवर्सल मोटर में यहां पर आपकी फील्ड वाइंडिंग है और फिर हमने क्या किया है, कम्यूटेटर के साथ वाइंडिंग को जोड़ने का काम किया है। ये बीच का भाग आपका क्या है, कम्यूटेटर का है। ये वाला हिस्सा मेरे रोटर की वाइंडिंग का है। आप याद रखिएगा, रिएक्टिव वोल्टेज, मैं आपको एक जानकारी देता हूं। यह मशीन तो आप सबको मालूम है कि यूनिवर्सल है, एसी डीसी दोनों पर चलती है। सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर के नाम से भी इसको जानते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, जब इसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब एसी सप्लाई देते हैं तो मेरा रिएक्टेंस वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ जाता है।
रिएक्टेंस वोल्टेज का मान जो मेरा बढ़ता है उसको कंपनसेट करना, उसको कम करना, क्या करना साहब, रिएक्टेंस वोल्टेज के मान को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कम करने हेतु कौन सी वाइंडिंग इसमें लगाते हैं साथियों, बिल्कुल सही कहा है साहब, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी प्रयोग करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो प्रयोग है साहब वह कहां किया जाएगा, हमारे पोल सू में क्या किया जाएगा साहब, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि रिएक्टेंस वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए जब एसी सप्लाई प्रदान की जाती है यूनिवर्सल मोटर को तो क्या प्रयोग करना चाहिए, तो जवाब दीजिएगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग करना चाहिए। साहब यहां पर भी आर्मेचर रिएक्शन की घटना घटेगी, हमेशा याद रखिएगा। और आर्मेचर रिएक्शन जब भी होता है मशीन की दक्षता को क्या करता है साहब, कम कर देता है। तो आपका जवाब इसके प्रश्न से ही रिफ्लेक्ट होता है, यूनिवर्सल मोटर ही है जो एसी डीसी दोनों पर साथियों संचालित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए कौन यूज में लिया जा रहा है, तो जवाब आपको मिल चुका है, मेरा डैम्पर नहीं होगा, क्या होगा साहब, कंपनसेटरी क्वाइल, इसी को हम क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग क्वाइल कहते हैं। प्रतिपूरक रिएक्टेंस वोल्टेज आपके आर्मेचर रिएक्शंस एंड लॉसेस को बढ़ाने का काम करेगा, उस वोल्टेज को हम हमेशा मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए कौन रोल प्ले करता है, आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग करता है। और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम लोग पोल सू में साहब लगाने का काम किया करते हैं। प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कब अधिकतम होता है, विद्यार्थी यहां पर टीएसटी की बात हो रही है, टीएसटी के मान मैक्सिमम तब होंगे सरकार जब आपका क्या होगा, R2X2 के बराबर होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, R2X2 के जब बराबर होगा तब जाके टीएसटी मैक्सिमम होगा। लेकिन विद्यार्थी अगर टीआर के मैक्सिमम की बात होगी, जीवन भर याद रखना R2 बराबर SX2 हो जाएगा। स्लिप का इफेक्ट कब पड़ता है, जब मशीन रन करने लग जाती है और स्लिप टाइम्स आपकी ईएमएफ परिवर्तित होती है, स्लिप टाइम्स आपका रोटर का रिएक्टेंस बदलता है, याद रखना रेजिस्टेंस पर स्लिप का कोई असर नहीं पड़ता है। इसी कंडीशन के आधार पर हम स्लिप का क्या सूत्र लिखते हैं, S बराबर R2 साहब X2 लिखते हैं। तो मेरा जवाब यहां क्या हो जाएगा, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, समतुल्य हो जाए, तब मेरी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, अधिकतम होती है। लेकिन एक छोटी बात और जान लीजिए विद्यार्थी जी, हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह फुल लोड टॉर्क का लगभग कितना गुना होता है, तो याद रखिएगा 2 से 2.5 गुना होता है फुल लोड टॉर्क का। विद्यार्थी इसी फुल लोड टॉर्क को मेंटेन करने के लिए आपको कितना करंट बढ़ाना पड़ता है, 5 से 7 गुना। और वही बढ़ी हुई करंट हमारे मशीन को क्या करती है, डैमेज कर देती है। साहब उसी करंट को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टार्टर का करते हैं। तो गांठ बांध लीजिएगा साहब कि हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। इसके रोटर स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं, रोटेटिंग होते हैं, एनएस सिंक्रोनस स्पीड पर घूमते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर नहीं चाहिए, इसको किस लिए स्टार्टर चाहिए साहब, सुरक्षा के लिए चाहिए। किस तरह की सुरक्षा के लिए चाहिए, ओवर करंट और अंडर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए साहब, ओवर करंट एंड अंडर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न अभी चर्चा किया वही प्रश्न है, आपके प्रेरण मोटर में अधिकतम रनिंग टॉर्क, तो सरकार क्या हो जाएगा, अधिकतम रनिंग टॉर्क साहब जी टीआर मैक्सिमम कब होगा, जब मेरी R2 स्लिप गुना X2 के क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको SX2 हम ऐसे पढ़ रहे हैं गणितीय रूप से, और शब्द में पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, स्लिप गुना क्या होती है, X2 का। तो स्लिप गुना X2 यानी मतलब क्या हो गया, रोटर प्रतिरोध स्लिप गुना क्या हो जाए, रोटर प्रतिघात का हो जाए, तब जाके ऐसा हो पाता है विद्यार्थी जी।
तीन फेज वाले मोटर के पुश बटन कहां जुड़े होते हैं साहब? तीन फेज मोटर में पुश बटन देखिए, ये आपका स्टॉप और स्टार्ट है, ये तीनों आपका क्या है? इंडिकेटर है। यहाँ आपका वोल्ट मीटर और ये वोल्ट मीटर वो अमीटर है। यहाँ आपने आईसीटीपी के लिए मेन स्विच लगाया हुआ है साथियों, और ये इंडिकेटर यहाँ है आपका सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा उसके लिए। तो हम जो पुश बटन लगाते हैं साथियों, तो देख लीजिए ये पुश बटन कहां लगा है? कंट्रोल पैनल पर लगा है साहब। कहां इंस्टॉल किया गया है? कंट्रोल यूनिट पर लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आप सब जानते हैं। हमारी जो है साथियों तीन फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहां जुड़ा होता है? कंट्रोल सर्किट के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि कंट्रोल सर्किट का काम ही है मशीन के प्रचालन का, संचालन का क्या करना? नियंत्रण करना। और जब आप स्विच को दबाते हैं तभी तो आपको सप्लाई जानी चालू होती है और मशीन संचालित होता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? नियंत्रण सर्किट पर होता है साहब। क्या विद्यार्थी? ये सब है एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल के पैरेलल। तो नो वोल्ट कॉइल की हमको यहाँ जरूरत नहीं है। नो वोल्ट कॉइल कहाँ यूज होता है? आपका डीसी मशीन के स्टार्टर में यूज हो रहा है। ओवरलोड रिले वगैरह यहाँ लगा नहीं रहे हैं। यहाँ मात्र क्या है? मेरा स्टार्टर की बात हो रही है, वो भी क्या साहब? मोटर में पुश बटन स्टार्टर। तो पुश बटन किससे जुड़ेगा? हमारे कंट्रोल सर्किट से जुड़ेगा और फेज के साथ इसका कनेक्शन होगा, तभी संपर्क बनेगा और सप्लाई जाती रहेगी। कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में साहब आइए जरा देख लेते हैं हमारा जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर और सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है। कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में क्या है साहब? एक मैग्नेटिक पाथ है। क्या है? एक मैग्नेटिक पाथ है। जब एक मैग्नेटिक पाथ होता है तो उसे क्या कहते हैं साहब? सीरीज मैग्नेटिक सर्किट हो गई। यह क्या है साहब? सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का एग्जाम्पल है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही चुंबकीय पाथ है और चारों तरफ मेरा कोर किससे घिरा है? वाइंडिंग से घिरा है। ठीक है, तो यानी आपको एक ही रास्ता मिला, लीकेज यहां पर नेचुरली ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम सेल में आते हैं तो दो आपको चुंबकीय पथ मिलता है। ये पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का उदाहरण होता है। यहाँ फाई हमारी जा रही है, 5/2 दो भागों में आपकी फ्लक्स बट गई। यहाँ वाइंडिंग क्या है? चारों तरफ से आपके साहब कोर से घिरा हुआ है। तो यहां वाइंडिंग किया है, चारों तरफ कोर से घिरा है। अगर मेरी लीकेज फ्लक्स होती भी है थोड़ी बहुत, वो लीकेज को कौन कैच करेगा? दोनों तरफ का आपका कोर करेगा और कोर के माध्यम से सुगम रास्ता, कम रिलक्टेंस वाला रास्ता मेरे फ्लक्स को मिलेगा और मेरी फ्लक्स की बर्बादी नेचुरली कम होगी। यहां पर लीक होगा, इस भाग में अगर मेरा लीक करता है फ्लक्स तो स्वाभाविक सी बात है कहां है कोई और व्यवस्था? उधर तो एयर है आपका। तो हालांकि हम लोग CRGS का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। परिणाम ये होता है मेरी लीकेज कम हुआ करती है, लेकिन फिर भी सबसे कम लीकेज होगी तो कहां होगी? सेल टाइप में होगी। याद रखिएगा साहब, कोर टाइप में हम कैसी वाइंडिंग करते हैं? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करते हैं। सेल टाइप में कैसी वाइंडिंग करते हैं? सैंडविच या इंटरलीव्ड वाइंडिंग करते हैं। और हमारा जो सेल टाइप है उसके बीच वाले लिम्ब पर क्या होता है? वाइंडिंग किया जाता है। याद रखना, ट्रांसफार्मर का जो वर्टिकल भुजा है उसी को क्या कहते हैं? लिम्ब कहते हैं विद्यार्थी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर टाइप की तुलना में सेल में लीकेज फ्लक्स क्या होता है? कम होता है। सेल में लीकेज कम, कोर में थोड़ा ज्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। ट्रांसफार्मर के कोर में भंवर धारा हानि कैसे घटाया जाएगा? सब लोग जानते हैं P T स्क्वायर के समानुपाती होती है। T क्या है आपका? थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है। क्या है साहब? थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है। तो पढ़े लिखे विद्यार्थियों, लेमिनेशन की मोटाई को घटाकर हम क्या करते हैं? कोर लॉस को, कोर में होने वाली एडी करंट लॉस को कम करते हैं। तो क्या जवाब दीजिएगा? पटलनों की मोटाई को घटा करके साहब। और आपको याद है कितना मोटा पटलन लेते हैं? 0.35 से 0.5 लेते हैं। 0.35 50 हर्ट्ज पर, अब 25 हर्ट्ज का रहता है तो 0.5 लेते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में साहब जो ईएमएफ होता है क्या होता है? 4.44 φm f
एन होता है। यानी किस किस पर डिपेंड कर रहा है साहब? मैक्सिमम फ्लक्स पर, हमारे फ्रीक्वेंसी पर, एन पर। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, आप जानते हैं bm बराबर फाई एम बटा ए होता है। अब यहां से हम फाई एम के बदले क्या लिख दे? bm इंटू ए लिख दें। इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4.44 bm इंटू ए एफ इंटू एन। विद्यार्थी जी होगा कि नहीं होगा? जब जहां जैसी आपको आवश्यकता महसूस होगी वैसा। यानी क्या देख रहे हैं आप? मेरे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर भी निर्भर कर रहा है, मेरे कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर कर रहा है, मेरी आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है, मेरे टर्नों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। टर्न बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, टर्न घटेगा तो ईएमएफ घटेगा। और टर्न बढ़ा, ईएमएफ बढ़ा, वोल्टेज बढ़ी तो कौन सी वाइंडिंग? टर्न बढ़ा, वोल्टेज बढ़ी, ईएमएफ बढ़ी, कौन सी वाइंडिंग? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। याद रखिएगा, टर्न बढ़ा, ईएमएफ बढ़ी, वोल्टेज बढ़ा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। घटा, ईएमएफ घटी, वोल्टेज घटी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। कंसेप्ट क्लियर? तो राइट आंसर क्या दीजिएगा? 4.44 एफ फाइव। यहां पर साहब एन होना चाहिए और तब वोल्ट लिखिएगा तो चलेगा। समझे? ये ध्यान रखिएगा। प्रति मोड़ प्रेरित है, तो प्रति मोड़ प्रेरित है तो एक हो गया, एक हो गया तो हमारा एन नहीं है, तो इसीलिए आपका सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी ही है। यानी कंसेप्ट को पकड़ लीजिएगा साहब। यहां ई का मान जो लिखा गया तो प्रति टर्न बोला गया, तो प्रति टर्न मतलब क्या? एक टर्न में। तो एक टर्न में का मतलब एन का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो मेरा क्या हो जाएगा? ई बराबर 4.44 फाई एम एफ खाली होगा। 1 गुना करिए नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए इस उत्तर को हम लोग ले लेंगे। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। भंवर धारा करंट की एक कमी क्या है? तो एक तो हम लोगों ने देख लिया साहब कि मेरा पी घटाया जाता है थिकनेस को कम करके, लेकिन इसके कारण क्या होता है? आपका हीट लॉस होता है। हमेशा याद रख लीजिएगा, जितनी भी हमारी चाहे हिस्टैरिसीस लॉस हो, चाहे एडी करंट लॉस हो, ये दोनों आपकी आयरन लॉस के रूप में आती हैं। और इस दोनों के कंबाइन इफेक्ट के कारण जो फिजिकल नुकसान हमको महसूस होता है वो क्या होता है साहब? वाइंडिंग में हीटिंग होने लगती है, और हीट लॉस के कारण आपके वाइंडिंग के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। विद्यार्थी चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर, विद्यार्थी जरा समझ लीजिएगा, यह मेरा ट्रांसफार्मर है और हमने इसकी वाइंडिंग को क्या कर दिया है? डीसी सप्लाई से साहब जोड़ दिया है, और इधर मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है। पहली बात, मेरा जो फ्लक्स डेवलप होगा वह कैसा होगा साहब? अस्थिर होगा। अब अस्थिर फ्लक्स होने के कारण कोई ईएमएफ की उत्पत्ति नहीं होगी। आउटपुट हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। दूसरे नंबर पर एक निर्धारित मात्रा की करंट आई जो यहां पर सर्कुलेट हो रही है, उसके कारण आई स्क्वायर आर लॉस आपका ज्यादा होने लगेगा, और उस हीट लॉस के कारण उसका स्थानांतरण भी हम तो कर नहीं पा रहे हैं, सारा का सारा तो मेरा यहीं जा रहा है। तो परिणाम क्या होता है? हीट लॉस के कारण मेरी वाइंडिंग का इंसुलेशन जाएगा और फिर धीरे धीरे पूरी ट्रांसफार्मर जल जाएगी। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा साहब? प्राइमरी वाइंडिंग सबसे पहले जल जाएगी। तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग जल जाएगी, ट्रांसफार्मर समान तौर पे काम करे, तो बिल्कुल गलत है साहब। ठीक है, अब रहा क्या? ये बात अगर लिखा रहता कि पहले प्राइमरी जलेगी बस फिर सेकेंडरी जलेगी तो एक बात चलने वाला था। तो हम क्या उत्तर यहां पर लेंगे बताइए? दोनों वाइंडिंग जलेगी। ऐसा नहीं लिखा है कि पहले प्राइमरी रहता, पहले प्राइमरी जलेगी तब लिख देते, बाद में सेकेंडरी जलेगी तब। लेकिन कोई पहले जले कोई बाद जले, लेकिन जलेगा विद्यार्थी जी दोनों। समझ गए? अब जरा सोचिए, चलिए आगे देखिए जरा सा।
आइए विद्यार्थी जी, प्रश्न आपका है डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है। तो डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर एक बात को गौर करिएगा, हमारा जो है साहब डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो वाइंडिंग मेरा जलता जरूर है, लेकिन साहब मेरा महत्वपूर्ण बात को समझिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरी क्या होती है, आइसोलेटेड होती हैं। और ये दोनों आपस में जुड़ती कैसे हैं साहब, मैग्नेटिकली जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं, मैग्नेटिकली। मैग्नेटिकली भी शांत रहिएगा थोड़ा सा, तब हम बता पाएंगे, नहीं तो उतावला ज्यादा है तो आप ही आके बता दीजिए, हम ही बेंच पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए और धैर्य रखिए, चिल्लाने से काम नहीं चलता है। तो हमारा क्या होता है, ये दोनों वाइंडिंग आपस में कैसे जुड़ी है साहब, मैग्नेटिकली। लेकिन जब डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं तो उस परिस्थिति में अन्योन्य प्रेरण भी मेरा नहीं हो रहा है। गौर कीजिएगा, वो भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स का जुड़ाव यहां संभव नहीं है। जब फ्लक्स का जुड़ाव हो नहीं रहा है, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से आइसोलेटेड है, तो नेचुरली मेरा कौन जलेगा, प्राइमरी जलेगी। इसलिए उत्तर क्या देंगे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए देंगे। चलिए आगे बढ़ें। इसलिए कंसेप्ट समझ करके तब हम लोगों को सोचना है। ये बात सत्य है कि जब आग लगेगा तो सब जलवे करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, जहां डायरेक्ट संबंध है और जहां संबंध नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं मेरी चुंबकीय पदार्थ जो होती है वह विद्युत का कुचालक होती है साहब। चुंबक का क्या होती है, आपके फ्लक्स का सुचालक होती है। इसीलिए जाने के लिए मेरे पास रास्ता यहां पर उपलब्ध नहीं है, समझ गए। जब बहुत विषम परिस्थिति होगी तो ब्लास्ट हो जाएगा, ऑयल डाला है, क्या डाला है, बहुत परिस्थिति होती है। लेकिन प्रथम दृष्टिया क्या है हमारा, प्राइमरी तो गारंटी के साथ जल जाएगा। तो राइट आंसर ए होगा। डीसी शंट मोटर में फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं, तो साहब जी ध्यान दीजिएगा, हमारे डीसी में साहब क्या हो रहा है, हम लोगों ने फ्लक्स को नियंत्रित करने का काम किया है। अब यदि मेरा सीरीज ही है और यहां हमने क्या किया साहब, वाइंडिंग के सामने फ्लक्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड में याद रखिएगा, निर्धारित मान से मेरी फ्लक्स बढ़ेगी कभी नहीं। क्या होगी, निर्धारित मान से कम होती है। क्या होती है साहब, निर्धारित मान से कम होती है। कौन कम होती है, तो फ्लक्स कम होती है। और आप सबको ये मालूम है मेरा स्पीड विथ कर्मानुपाती किसके होता है, मेरे फ्लक्स के। मेरा जो निर्धारित मान फ्लक्स का पहले से रहा है उससे मेरा फ्लक्स नेचुरली कम हो रहा है। तो जब मेरी फ्लक्स कम हो रही है तो स्वाभाविक रूप से मेरा स्पीड बढ़ेगा। किसी भी हाल में हम यहां फ्लक्स को बढ़ा नहीं सकते। किससे ज्यादा, तो निर्धारित से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जब निर्धारित से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते तो जो मेरा लिमिट स्पीड है उससे तो हमेशा बढ़ा हुआ स्पीड मिलेगा, उससे कम तो हमको मिलने नहीं जा रहा है। तो आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, फ्लक्स कंट्रोल मेथड में सदैव हमारी क्या होती है, स्पीड ज्यादा ही मिलती है। तो आपका जवाब होगा साहब, समान गति से केवल ऊपर। डीसी शंट है तो यहां पर हमारा स्पीड कांस्टेंट रहता है ना। तो डीसी शंट है तो हमारा क्या होता है, स्पीड आपका कांस्टेंट रहा करता है। तो निर्धारित गति से क्या होती है, ऊपर होती है। तो इसीलिए साहब जब नियत गति से ऊपर दे दिया है तो हम क्या राइट आंसर दे देंगे साहब, ऑप्शन नंबर यहां पर डी ज्यादा सुटेबल होगा। अगर ये नहीं लिखा रहता तो हम लोग समान से केवल ऊपर करते। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। एक दिष्ट धारा श्रेणी मशीन में
डैश वाली छिद्र कुंडलियां होती हैं। साहब जी, एक डीसी सीरीज मोटर की बात हो रही है। डीसी सीरीज मोटर में ध्यान दीजिएगा, हमारी जो वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के साथ कैसे जुड़ी होती है, श्रेणी में जुड़ी होती है। और यहां पर जो टर्न हम लेते हैं वह मोटे तार का कम टर्न लेते हैं। क्या करते हैं? मोटे तार का कम टर्न हम लेते हैं विद्यार्थी जी। और अगर संट रहता तो संट में हम लोग पतले तार का ज्यादा टर्न लेते हैं। यहां मेरी रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है, याद रखिएगा। और संट वाले में रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? मोटे तार के कुछ फेरे, कुछ टर्न लेते हैं हम लोग। वह वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली के झटकों को झेल सकता है? वेव वायरिंग तो को वायरिंग का प्रकार ही नहीं है। लेड सीथ ऐसी स्थिति को नहीं संभाल पाता है। बैटन लकड़ी का रहता है, आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। साहब जी, आपका केसिंग केपिंग जो है ये ज्यादा सेफ और सुरक्षित माना जाता है। और केसिंग केपिंग का प्रयोग आज के समय में कम हो रहा है। ये देख लीजिए, इसका साहब फेज और न्यूट्रल का तार दोनों को हमने सेपरेट सेपरेट रखा है। बीच में अचालक लेयर हमारी है और तब इधर आपका न्यूट्रल, इधर आपका फेज है। और ये आपकी केसिंग है जिसको दीवार पर हम लोग स्क्रू से टाइट करते हैं। और उसके ऊपर ये केपिंग, उसका ढक्कन है। इस समय लकड़ी का केसिंग केपिंग चलता था, आजकल पीवीसी आ गया है। तो आप ग्रिप में फंसा देते हैं, निकाल लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से और साइज आपका अलग अलग लेते हैं। तो हालांकि अब के समय में इसका भी प्रयोग नहीं हो रहा है। अब ज्यादातर किसका हो रहा है? कंसील कंड्यूट का साथियों हो रहा है, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? केसिंग और केपिंग वायरिंग हो जाएगा। अर्थिंग पिट में चारकोल और नमक देने का क्या प्रयोजन है? तो चारकोल नमक देके नमी को बरकरार रखते हैं और जितनी नमी बनी रहेगी मेरा साहब अर्थ का रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और जितना अर्थ रेजिस्टेंस कम होगा लीकेज करंट उतनी धड़ल्ले से पृथ्वी के अंदर जाएगी। तो क्या जवाब होगा साहब? इलेक्ट्रोड को गीला रखना और कंडक्टिंग बनाए रखना, बात सही है। अर्थ प्रतिरोध को कम करने के दृष्टिकोण से अच्छे भूसंपर्कन के साथ अर्थिंग पाइप और प्लेट के संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करना, यानी उसका एरिया को क्या करना साहब? बढ़ाना। अब दोनों बातें जो है एक दूसरे से संपर्कित नजर आती हैं। अब आप यहां पे जवाब दीजिए, क्या सही मानिएगा? तो निश्चित रूप से इसको सही मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी को सही मानेंगे। दोनों बातें जो है एक तरह से क्या है? उचित है, क्योंकि जितना नमक फैलता है उतना नमी फैलता है, उतना नमी को सेटल करता है। और हमारे संपर्क का एरिया गीला में जितना बढ़ेगा मेरा रेजिस्टेंस नेचुरली उतना क्या होगा? कम हो जाएगा। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है साहब? तो आप जरा देख लीजिए, आरसीसीबी के नाम से ही पता चलता है बचा खुचा भी जो करंट है उसको जरा सा भी रहने नहीं देना है। यानी हल्की भी मात्रा अगर पता चलती है कि हमारे परिपथ में मौजूद है और वह मात्रा किसकी साहब? लीकेज करंट की, तो उसको तुरंत इलिमिनेट करता है, तुरंत हमारे परिपथ को ब्रेक करता है ताकि हम पूर्णतः सुरक्षित हो पाते हैं। ये काम किसका है साहब? रेसिडुअल करंट का है। यानी 100% करंट को क्या करना? समाप्त कर देना। तो क्या जवाब होगा साहब? जल्दी दिमाग लगाइए और बताइए। कंडक्टर के फ्यूज उड़ने के बाद जोड़ना, यह भी उचित नहीं है। उसके बाद आइए साहब, कम वोल्टेज के विरुद्ध सुरक्षा देना, साहब यह भी उचित नहीं है। ओवरलोड, यह भी उचित नहीं है। सबसे उचित कौन है? शॉक का जोखिम। शॉक का जोखिम कब होगा? जब मान लीजिए आपके कमरे में साहब 1 से 9 मिली एम्पियर का भी करंट है, तब भी होगा। हम क्या चाहते हैं? 0 मिली एम्पियर मेरा क्या करे? लीक करे। और जब 0 मिली एम्पियर लीक करेगा कुछ असर हम लोगों को नहीं होगा। तो सभी बचे खुचे करंट को समाप्त करने का काम क्या है?
रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का है, इसीलिए साहब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यह अर्थ फॉल्ट से बचाने का काम नहीं करता है। अर्थ फॉल्ट से बचाने के लिए क्या है साहब? ELCV है। नहीं विद्यार्थी, MCB तो तुम्हारा 0.5 में अभी तुम बनाया है 6 महीना पहले। 6 महीना बाद तक अगर जाइएगा तो आपका 2 मिली एम्पियर से चालू होता था। 2 मिली एम्पियर, यहां 10 मिली एम्पियर की करंट 3 से 4 सेकंड में मनुष्य को मौत के मुंह में लेकर चली जाती है। 2 मिली एम्पियर में क्या होगा साहब? तो धुआं धुआं हो जाएगा, इंसान का कुछ नहीं बचेगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए MCB अगर इतना परफेक्ट होता तो हमको क्या जरूरत थी ELCB RCCB बनाने की साहब? काहे झूठ मूठ का दिमाग लगाते? समझे कि नहीं? आप तो विद्यार्थी वैज्ञानिक है तब इस तरह की बात कर रहे हैं, है ना? प्रश्न कह रहा है 11 kV साहब, वोल्टेज दिया है 11 kV, 11 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट। ब्रेकिंग क्षमता हमारी कितनी दे दी गई है साहब? ब्रेकिंग क्षमता मेरे पास दे दिया है 500 MVA। ठीक है, आपसे कह रहा है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट निकालिए। साथियों आप जानते हैं आई सिमेट्रिकल होता है, क्या होता है साहब? ब्रेकिंग क्षमता अब बटा क्या होता है साहब? √3 गुना V होता है। विद्यार्थी ब्रेकिंग क्षमता को क्या करेंगे? 500 गुना 10 के पावर 6 अब बटा √3 गुना 11 गुना 10 के पावर 3 करेंगे। सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है? 26 किलो एम्पियर आ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी 2 दिन पहले ये सब हुआ था। चलिए साहब आगे बढ़ें, नोट कर लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आ रहा है। बहुत सारे छात्रों का डिमांड है कि हमको कुछ वैसा चीज दे दीजिए जो हमको हो ही जाए। तो ये तो मेरे पास नहीं है साहब। इसका मतलब यही है कि जो क्वेश्चन छप के आने वाला है वो हमको पहले दे दीजिए। तो उतना अगर हमारे पास ताकत होती तो हम यहां पसीना क्यों बहा रहे होते? क्या विद्यार्थी जी, सही बात है कि नहीं? मनोहर पोथी है ना? BSPSCL मनोहर पोथी। आइए साहब, ELCV का विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में होता है। एक बात जानते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सच कह रहा हूं, आपकी यही जो डर है ना, इसी डर का व्यापार होता है। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता है। आपको अपने साल भर 2 साल 4 साल से जो आपने पढ़ाई किया है उस पर आप अस्थिर नहीं होते हैं। आप ये नहीं मानते हैं कि हमको कुछ आता है। आपको भी कुछ ज्ञान है विद्यार्थी जी। 3 साल 2 साल 4 साल 6 साल से आप पढ़ रहे हैं, तो आपसे भी कुछ न कुछ बनता है। आप माहौल से घबरा जाते हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए। समझ गए? जो प्रश्न हमने आपको दिया है टेस्ट वगैरह में, यहां बैठा सभी विद्यार्थी 20-25 तरह के कंपनी का टेस्ट देता होगा। बहुत लोग देता है, समझ गए कि नहीं? बहुत लोग देता है। लेकिन आप ये महसूस करिए, भटकिए ज्यादा नहीं। जितना मेरा टेस्ट अभी 31 टेस्ट कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इस 31 टेस्ट के प्रश्नों को आप अच्छे से कमान करिए। समझ गए? बाकी जो लोग ब्रह्मास्त्र से जुड़े हैं 106 टेस्ट दिए हैं, इससे बाहर विद्यार्थी बहुत टेंशन आपको नहीं लेना है। इतना को ही अगर आप कमान कर लिए हैं, या इतना को ही मान लीजिए कुछ लोग रटिए लिया है, टेक्निकल क्वेश्चन में तो जरूर बहुत अच्छा करेगा। नन टेक को तो आप लोग पारंगत हैं, बहुत सारे परीक्षा आप देते रहते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। हिंदी लगभग बन ही जाता है। इंग्लिश में मान लीजिए एक आध क्वेश्चन बनता है तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए, स्वाभाविक सी बात है। रीजनिंग में तो सब आपसे बनता है। जीके में आपको 5 क्वेश्चन बनता है,
तब भी आप 85 नंबर पर पहुंच रहे हैं, 80 नंबर पर पहुंच रहे हैं। अब क्या चाहिए साहब, है कि नहीं? हम तो जानबूझ करके टेस्ट वैसा बनाते हैं जो आप कंट्रोल में रहें, नहीं तो हम चाह लेंगे तो आप सब विद्यार्थी 90, 92, 94 लाइएगा, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, समझे कि नहीं? तो मेरी इच्छा है कि 90, 94, 96 वहां आए, यहां पर नियंत्रण में रहें। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी होना नहीं चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। और जैसे साहब ने कहा, इस तरह का माहौल बन जाता है, फिर हो जाएगा कि साहब 50 रुपया में इतना आया है 5 पन्ना वाला, वो जो ले लेगा ना गारंटी रिजल्ट होगा। और रिजल्ट के बाद आदमी खोजेगा कहां गया वो 50 वाला, कहां गया 50 वाला। तो 15 दिन खोजेगा तो 15 दिन कोचिंग बंद कर देगा, उसके बाद भूल भाल जाएगा और फिर चालू हो जाएगा। याद करिएगा पिछले एनटीपीसी में जो क्वेश्चन का लेवल पूछा था, ऑनलाइन हल्ला मचाने वाले जितने लोग थे साहब, वहां से क्वेश्चन नहीं लड़ा था। ऑफलाइन में जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उन्हीं का रिजल्ट हुआ था। ऑनलाइन यूट्यूब पर हल्ला मचाने वालों का क्वेश्चन टकराया नहीं था, हंगामा हुआ था, 12 दिन के लिए कोचिंग बंद किया था, उसके बाद फिर मामला नॉर्मल हुआ, फिर से सब चीज चालू हो गया, समझे कि नहीं? तो ये सब में बहुत लोग कला में माहिर होते हैं, तो ये सब सजेशन मत दीजिए, हम तो नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन दूसरा आपको लूट लेगा, ये जान लीजिए साहब, ठीक है कि नहीं? और ऐसा कुछ रहा मेरे पास तो हम पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे, सबको फायदा हो जाएगा, हमको लूटना नहीं है विद्यार्थी जी। ईएलसीबी का विशेष उपयोग क्या है साहब? इसका विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में कब होगा? जब विद्यार्थी जी क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्लोज पाथ हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, ओवरलोड हो जाए। क्या जवाब दीजिएगा साहब? बहुत अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। दोष होने का मतलब क्या है, जरा समझिए बात को। शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो दोष माना जाएगा, अर्थ से फॉल्ट हुआ तब भी दोष माना जाएगा, लीकेज एक्सेस हुआ तब भी दोष माना जाएगा। लेकिन अगर आप लीकेज कहते हैं तो लीकेज होगा, आप शॉर्ट कहते हैं तो शॉर्टे होगा, आप अर्थ फॉल्ट कहते हैं तो अर्थे फॉल्ट होगा। तो मेरा ईएलसीबी क्या क्या करता है? शॉर्टो सर्किट से बचाता है, अर्थो फॉल्ट से बचाता है, लीकेज करंट से भी हमको सेफ रखता है, यानी कई तरह की कामों का मिसलेनियस इंपैक्ट करता है, यानी किसी भी तरह के डिफेक्ट से हमको बचाने की ताकत रखता है। इसलिए उत्तर क्या होगा साहब? ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए? भाषा को पकड़ना है विद्यार्थी। डिफेक्टिव कंडीशन मीन्स सभी तरह की परेशानियों को, चाहे अर्थ फॉल्ट हो, चाहे लीकेज करंट एक्सेस हो, या आपकी ओवरलोड हो, या शॉर्ट सर्किट की परिस्थिति पैदा हो, इन सब में हमको बचाने का काम करता है ईएलसीबी। और आप जानते हैं ईएलसीबी वगैरह हम लोग ज्यादा नहीं लगाते हैं अपने घरों में। जो आप सोचिएगा कि एमसीबी की तरह हर कमरे में लगाएंगे, ऐसा नहीं है, एक लगाते हैं। आरसीसीबी भी एक लगाते हैं। टोटल ओवरऑल को वह क्या करता है? मॉनिटर करने का साहब काम किया करता है। देखिए बड़ा कठिन प्रश्न आ गया। 400 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज का मोटर है और रेटेड गति 715 दिया है, पोल निकालने कह रहा है। एनएस बराबर 120 F/P होता है साहब। NS इंटू P बराबर 120 F होता है। यहां से P बराबर 120 F/NS हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम लोगों का जो स्पीड दिया है, NR दिया है 715। साहब आप जानते हैं मेरा स्पीड रेगुलेशन कितना होता है साहब? याद रखिएगा, मेरे 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड रेगुलेशन साहब 3 से 5% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। उस अप्रोच के हिसाब से अगर हम बढ़ें तो मेरा सॉलिड डिजिट 750 आता है, मोटा मोटी एनएस मेरा क्या हो जाएगा? 750 हो जाएगा। ये अंदाज से हमको मानना है, तो हमने कितना माना? 750 आरपीएम मोटा मोटी माना। अब तो क्लियर ही हो गया, 120 गुना 50 बटा 750 क्या हो जाएगा?
8 हो जाएगा। अगर आप 715 से भी डिवाइड करते तो 7 दशमलव कुछ आता विद्यार्थी जी। और दशमलव में तो हम लेते नहीं हैं, जब भी पोल लेंगे जोड़ा में लेंगे साहब, ऑड में तो कभी नहीं लेंगे, तब भी मेरा क्या होता 8 ही आता। तो राइट आंसर क्या हो गया साहब 8। तो ऐसा क्वेश्चन में आप परेशान मत होइएगा कि 750 आ कहां से गया। बहुत आदमी गोली चला देता है कहां से आ गया, तो वैसा नहीं करना है साहब, आपको फ्लेक्सिबल तरीके से क्वेश्चन हल करना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए विद्यार्थी जी, तुम टेस्ट देता है ना जी, फुल टेस्ट नंबर आता है ना, कल तुम्हारा नंबर चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन स्टील कोर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? साहब जी, सिलिकॉन स्टील का विशेष प्रकार का कोर क्यों लेते हैं? अच्छी गुणवत्ता का कोर इसलिए लेते हैं ताकि आपकी हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए। एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा साहब, हिस्टैरिसीस क्षति को घटाने के लिए याद रखिएगा, अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है साहब? अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल आपके हिस्टैरिसीस लॉस को क्या करता है साहब? कम करता है, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी जो हिस्टैरिसीस लॉस है वह किस मटेरियल में ज्यादा होगी? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में? हिस्टैरिसीस लॉस सॉफ्ट में ज्यादा कि हार्ड में ज्यादा? हार्ड में ज्यादा होगी। हमेशा याद रखिएगा, पीएच किसके समानुपाती होता है? एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप के समानुपाती होता है। मेरा हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जितना बड़ा होगा साहब, ये बी और एच का कर्व होता है, मेरा हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जितना बड़ा होगा हिस्टैरिसीस लॉस उतना बड़ा होगा। हम लोग साहब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी हिस्टैरिसीस लॉस क्या होती है? कम होती है। और याद रखिएगा, पीएच और पीई, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस, दोनों का योग कौन सा लॉस होता है? आयरन लॉस होता है। और आयरन लॉस को किस टेस्ट से ज्ञात करते हैं? कौन टेस्ट से साहब? नो लोड टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, इससे हम लोग ज्ञात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसी लॉस को एक और नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक लॉस भी इसी को कहते हैं, आयरन लॉस भी इसी को कहते हैं, कोर लॉस भी इसी को कहते हैं, कांस्टेंट लॉस भी इसी को कहते हैं साहब, क्योंकि लोड के बदलने से इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। ये सब चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद विद्यार्थी जी।